Today's topic is arrow notation in organic chemistry और केमिस्ट्री में एरो नोटेशन को हम देखेंगे। लेकिन एरो नोटेशन को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये एरो है क्या चीज। व्हाट इज एन एरो? जब एरो को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्री हिस्टोरिक है। व्हाट इज प्री हिस्टोरिक? 10,000 ईयर से पहले जो चीज होती है, चूंकि 10,000 ईयर से हिस्ट्री लिखी जा रही, रिटन फॉर्म में मौजूद, 10,000 ईयर से बैक प्री हिस्टोरिक कहते हैं। लेकिन ये प्री हिस्टोरिक में भी बहुत ही पीछे है। कैसे? कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर एक केव है सिबाडू केव, उसमें से जो कि 77,000 ईयर्स और थर्ड से लेकर 38,000 ईयर्स, तकरीबन 68-70,000 ईयर एवरेज आप लगा लें पुराना, वहां पे जो एरो है मिला है, जो ओल्डेस्ट एरो है, उसकी जो स्पाइक है, ये एरो होता है, एरो के आगे जो चीज होती है उसको स्पाइक कहते हैं, नोकदार चीज, या बार्ब कहते हैं। ठीक है जी, एरो पीछे से वो डंडी सी उसकी होती है। इज इट क्लियर? तो वो मिला है। अब ये नहीं पता वो पत्थर की उसका स्पाइक है कि वो कमान में रख के चलाते भी थे कि नहीं, ये नहीं पता। और उसके बाद फहीन केव है श्रीलंका में, ये को 48,000 ईयर्स अगो क्या वहाँ पे एरो मिला है जो कि एनिमल की बोन का बना हो। तो एरो जो है ये शुरू से हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमें देखना है कि एरो जो है ये इस किस चीज़ का सिंबल है, क्योंकि एरो फिर निकल के हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए। तो ये पहला जो सिंबल था ज़िंदगी की बका, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। क्यों? इससे इंसान हंटिंग करता था, वो शिकार मार के अपना और अपने घर वालों का पेट पूरा करता था और जिंदा रहता था। दूसरा ये था कि जो एनिमल्स थे उनसे बचने के लिए ये एरो को यूज करता था, एरो एंड बो को। तो यानी जिंदगी की बका का इलामत बन के तौर पे आया है। जब भी एरो का मतलब है, इसका मतलब है सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। उसके बाद जब टाइम आगे गुजरा, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो फिर जो ब्रोकन एरो है, एरो तोड़ दिया आपने, इट इज ए साइन ऑफ पीस। फिर जब जिंदगी कुछ आगे बढ़ी, यानी जंगे शंगे ना करो, ठीक है, तो एरो के ऊपर लोगों ने क्रॉस लगाना शुरू कर दिया। इट मीन ये सिंबल बन गया। आज ये किस चीज का सिंबल है? आज ये दो चीजों का सिंबल है। ये बताता है डायरेक्शन। एरो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इस सिंबल में, एरो इधर जा रहा है इस सिंबल के अंदर। एक डायरेक्शन बताता है और दूसरा बताता है कि किसी चीज को शुरू करो और उधर चले जाओ। गो। यूट्यूब के ऊपर क्या लिखा होता है? एरो बना होता है। कोई भी वीडियो चल रही होती है तो उसके ऊपर क्या बना होता है? एरो बना होता है। गो के मानों में आ रहा होता है कि इधर चलेंगे तो इसको दबाएंगे तो आप आगे की तरफ चल पड़ेंगे, यानी डायरेक्शन और गो के मानों में आता है। व्हाट्सएप के अंदर, गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर। और अगर हम अपनी डेली लाइफ देखें तो जगह जगह एरो यूज हो रहा है। जितने पहले आप ईद कार्ड आते थे तो उसमें वो दिल सा बना होता था और दिल में वो तीर, एरो चुभा हुआ, ब्लड निकल, बड़ा इमोशनल सेंटिमेंटल लोग इस तरह के काम करते थे। आजकल मैंने देखा वो जो छोटे छोटे नहीं व्हाट्सएप पे नीचे स्टिकर से क्या कहते हैं उनको, इमोजी शिमोजी जो भी, उनमें भी हैं इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। तो फिर लोगों ने टैटू बड़े बनाने शुरू कर दिया। एरो बना है, इधर बना रहे हैं, इधर टैटू हैं जो गोरे बनाते हैं जिस्मों के ऊपर, खोद खोद के काले काले इस तरह का। फिर ट्रैफिक सिग्नल देखें, सारा आपका ट्रैफिक का निज़ाम मोस्टली एरो के ऊपर है कि राइट टर्न हो तो ऐसे एरो दिखा रहे हैं, इधर एरो दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे एरो दिखा रहे हैं कि बम्पी है, सड़क आगे से मुड़ रही है। ठीक है, तो ट्रैफिक के अंदर, फिर इवन घरों के अंदर लोगों ने घंटियाँ लगाई होती, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो 2 घंटियाँ लगी, एक लगा हुआ ऊपर एरो पड़ा हुआ है कि ये ऊपर वालों की घंटी। सो एरो हैज़ एंटर्ड इन अवर लाइफ। तो लाइफ में जो चीज़ एंटर होती है वो लिटरेचर से साबित होती है। लिटरेचर में देखें तो इतने ज़्यादा ईडियम है, टाइम फ्लोज लाइक एन एरो, कि टाइम गुजरा वक्त वापस नहीं आता। एज स्ट्रेट एज एन एरो, इतना सीधा जैसे कि एरो है। एज स्विफ्ट एज एन एरो, इतना तेज जैसे कि एरो है। और इसी तरह उर्दू में देखें बहुत सारे फिक्रे हैं। तीर बहादफ होना, यानी कोई काम आपने की, चाल चली है, काम किया है और उसका नतीजा मिल गया, यानी तीर अपने निशाने पर जाकर लगा। तीर कमान से निकलना, यानी कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकले हुआ तीर वापस नहीं आता है। ठीक है,
तीर ना कमान काहे का पठान। ये बड़ा इडियम लोग यूज करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो खुद कुछ नहीं होते लेकिन अपने आबाओ अजदाद की बातों के ऊपर फख्र करते रहते हैं, इतराते रहते हैं। सो एरो इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल ऑफ डायरेक्शन, इट इज ए सिंबल ऑफ गो, इट गिव्स योर लाइफ ए pertinent direction. What it takes form in sciences and chemistry. It takes the same form of directions. In chemistry and sciences, there are many arrows, but I am going to tell you only and only 20 different arrows. I think they will cover your course. तो इसको हम 5 पॉइंट्स में देखेंगे हर एक एरो को। इसमें 5 लिखे हुए हैं फिलहाल, उनका नाम, दूसरा नाम, उसकी शेप क्या है और वो करता क्या है और उसकी एक एग्जांपल। मोस्टली ऑर्गेनिक से होंगी, कोई इनऑर्गेनिक भी आ जाए तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेन ऑर्गेनिक फोकस है लेकिन केमिस्ट्री भी है और साइंस भी है, मैं तीनों चीज़ों को देख रहे हैं। फर्स्ट एरो इज रिएक्शन एरो, इट्स अ वेरी कॉमन, ठीक है। इसको राइट एरो भी कहते हैं, इसको फॉरवर्ड एरो भी कहते हैं। ये आपके सामने जो हर इक्वेशन के अंदर आप लिखते हैं, आपकी केमिस्ट्री की हर किताब के अंदर एरो को निकाल दें तो केमिस्ट्री की किताब बचती नहीं, ठीक है। तो इसमें आप ये एरो के ऊपर, इसके ऊपर लोगों को अक्सर जो है स्टूडेंट को नहीं पता होता, ऊपर हमेशा 2 चीज़ें लिखते हैं, रीजेंट और कैटलिस्ट। रीजेंट और कैटलिस्ट को ऊपर लिखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, टाइम, ये जो रिएक्शन कंडीशन है ये नीचे लिखते हैं। इसलिए मैंने 2 एग्जांपल दी, ठीक है। CH3Cl 2H ये नेसेंट हाइड्रोजन है, जिंक और HCl ये रीजेंट है। जिंक और HCl मिले, जिंक ने Cl को पकड़ा, H फारग हो गया, ठीक है। ज़ाहिर है 2 H पकड़ लेगा तो ये H फारग हो गया, ये ऑन स्पॉट बना, एक H इससे मिला CH3 से तो CH4 हो गया, एक H Cl से मिला तो HCl बन गया। तो रीजेंट आपने इक्वेशन के ऊपर लिखा, कैटलिस्ट और रीजेंट को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 हाइड्रोजन, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ये इसमें कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को ऊपर लिखना है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है और CH3OH यानी मेथनॉल बन जाती है, ठीक है। अब देखा आपने, हमने प्रेशर, टेम्परेचर एरो के नीचे लिखा। अब एरो का साइज क्या होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरो। शेप तो आपको पता लग गई, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरो। साइज ऑफ एरो आमतौर पे हम क्या करते हैं, जो जनरल, इसका जनरल फार्मूला है कि जितना रीजेंट है या कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट जरा लंबे थे, 2 कैटलिस्ट थे इसकी कंडीशन, तो हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, यानी हमारे इसकी लेंथ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, रीजेंट और कैटलिस्ट और रिएक्शन कंडीशन के मुताबिक हम बड़ा छोटा कर लेते हैं। इज इट क्लियर। और इसकी टेल पे हमेशा क्या चीज होती है, रिएक्टेंट, और हेड पे क्या होता है, प्रोडक्ट। इज इट क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे एरो की तरफ। इट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन एरो। दूसरा इसका नाम क्या है, डबल एरो, बाई डायरेक्शनल एरो, ठीक है। ये इस तरह जा रहा है, हाफ हेडेड है, इधर हाफ हेडेड, फुल भी पैसे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल हाफ हेडेड ही ज्यादा चल रहा है। तो ये शो करता है कि ये रिएक्शन जो है बाई डायरेक्शनल है, ये रिएक्शन इधर भी फॉरवर्ड भी जा रहा है और फॉरवर्ड जो प्रोडक्ट बन रही है वो दोबारा से मिलके रिएक्टेंट को वापस, यानी इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, दोनों सिमत में रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। N2 + 3H2 ये शो कर रहा है कि 2NH3 ये हैबर प्रोसेस है, और ये शो क्या कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। इज इट क्लियर। आपको आता है पहले ही। इक्विलिब्रियम रिएक्शन एरो बाई डायरेक्शनल, ये भी बाई डायरेक्शनल है। डबल एरो है, ये भी डबल एरो है, मैंने एक एक खूबी लिख दी है, ये भी डबल एरो है और ये ऊपर वाला बाई डायरेक्शन भी, ये भी इस जैसा ही होता है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा उसमें फ़र्क किया था लेकिन बाद में अब वो फ़र्क ख़त्म हो चुका है। अब बताऊंगा तो ऐसे ही आप कंफ्यूज होंगे, वैसे पहले शुरू में थोड़ा सा इनमें फ़र्क था। अब ये एरो जो होता है एक इस तरफ आ रहा है हाफ हेडेड, एक हाफ हेडेड, फुल हेडेड भी आप ले सकते हैं। ये इनका जो साइज़ है, इस साइज़ बहुत सारी बातें बताता है। अगर तो ये साइज़ बराबर है, इसका मतलब है रिएक्टेंट की, मसलन ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, N2 + 3H2 2NH3 बन कर गया है, हैबर प्रोसेस है,
ये दोनों का साइज बराबर है, आगे जाने वाला पीछे जाने वाला, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ये बराबर है। इज इट क्लियर? यानी इसका केसी देख लें 10, केसी क्या चीज होती है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट 100, रिएक्टेंट 100, जवाब 1, तो 10 को 1 ही समझे। इसका मतलब है दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दूसरा, ये ट्रेंड भी बता देता है कि अगर दोनों एरो बराबर हैं तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम सेंटर में कायम होगा, दरमियान तक रिएक्शन जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा अपेरेंटली। बाकी 10 मॉलिक्यूल इधर गए, 10 वापस आए, वो चलता रहे। N2 + O2 फॉर्म्स 2 नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO। अब ये ऊपर वाला एरो छोटा है, नीचे वाला एरो क्या है? बैकवर्ड एरो जो है ये बड़ा है। इसका मतलब ये है कि N2 और O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए बैकवर्ड एरो जो है वो ज्यादा दिखाया गया, यानी इस तरफ ये रिएक्शन का झुकाव है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ये ज्यादा है, इसलिए बैकवर्ड एरो जो है ये ज्यादा लंबा है। इसका केसी देख लें, केसी इसका है 10 की ताकत -30, यानी NO अगर 1 हो तो ये दोनों कितने होंगे? 10 की ताकत -30, बहुत ज्यादा। यानी उसकी वैसे भी कॉमन वजह है ना, नाइट्रोजन इतनी स्ट्रांग है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको कैसे तोड़ेंगे? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कैसे तोड़ेंगे? इसलिए थोड़ी सी NO बनती है ऐसे, ये 1 होती है और ये 10 की ताकत 30 होते हैं, तो इक्विलिब्रियम यानी चलते ही रुक जाता है, फॉरवर्ड वाला चक्कर कोई नहीं, यही चीज ज्यादा है। इसमें देखें ओजोन है, ऑक्सीजन बना रही है, ये ऊपर वाला एरो ज्यादा है, इसका मतलब O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और केसी देख लें 10 की ताकत 55 का मतलब ये है कि ये 10 की ताकत 55 होगी और ये 1 होगा। मैं रफ सा आइडिया आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो ये बैकवर्ड की तरफ रुझान नहीं है, जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा फेवर होगी हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वाला एरो जो है वो लंबा होगा। यानी इससे आपको रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन का भी पता चल जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का भी पता चल जाता है, और रिएक्शन के ट्रेंड का भी पता चल जाता है, इनके साइज से। को बात समझ आई है? दोबारा बताऊं? ओके जी। Then we have got the fourth one, ठीक है? That is known as curly arrow. कर्ली घुंघराले कहते हैं, इसको बड़े बाल करली हैं, घुंघराले हैं, यानी कर्ड है। क्या है? कर्ड है। कर्ली मीन कर्ड। ये एरो के स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट। बेसिकली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 तरह के एरो है, स्ट्रेट एरो और कर्ड एरो, ठीक है? वो हम मिक्स में आते हैं, ये कर्ड एरो में आ जाते हैं। कर्ली एरो या कर्ड एरो, स्पीयर हेडेड एरो भी कहते हैं। ये 2 किस्म के हैं, एक होते हैं डबल हेडेड, ठीक है? ये हेडेड है, ये इसको स्पीयर भी कहते हैं, इसको बार्ब भी कहते हैं, इसको स्पाइक भी कहते हैं। ये जो आगे वाली चीज बनी है ना, ये वाली ये है इसको, ठीक है? अब ये देखें, इसके अंदर दोनों हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? डबल हेडेड एरो भी इसको कहते हैं, स्पीयर हेडेड एरो भी कहते हैं, ठीक है? इसका हेड पूरा, एक हेड ये, एक हेड ये क्या करता है? ये शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को। डबल हेड 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, यानी जिसके ऊपर टेल होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको हम पेयर कह सकते हैं। यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन जो सोर्स हैं, रिएक्शन के बाद जहां पे हेड है वो उनकी डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पे OH नेगेटिव, CH3Br, C के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये O नेगेटिव से एक कर्ली एरो आ रहा है डबल हेडेड कार्बन के ऊपर, यानी ये बता रहा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं रिएक्शन के बाद इस कार्बन को मिल जाएंगे, यानी ठीक है? और ये जो कर्ली एरो दूसरा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं रिएक्शन के बाद किसके पास चले जाएंगे? ब्रोमीन के पास चले जाएंगे और ब्रोमाइड बन जाएगी। तो ये जो डबल हेडेड एरो है ये शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, जिस पे टेल होगी वो हेड वाली जगह पे चला जाएगा। अब यहां पे टेल बॉन्ड पे है तो ये Br पे चला जाएगा, ठीक है? तो ये मूवमेंट शो कर रहा है, ये SN रिएक्शन है, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? अब ये Br, इसके अंदर मैं जान के 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, एक को गोल कर दिए, एक को क्रॉस कर दिए। अब अगर ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, नो, यहां से नहीं बॉन्ड ब्रेक करना, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करना है। हेट्रोलिटिक फ्यूजन है, यानी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ
और यहां से ब्रेक हो। अब इस Br का इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, Br पॉजिटिव हो गया, ब्रोमोनियम आयन बन गया। इस Br का ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन अपना था, ये जो गोल वाला इलेक्ट्रॉन इस Br का था, ये भी इसने ले लिया, ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके पास पहुंच गए, इस Br के पास, और वो नेगेटिव हो गए। जिससे चिन गए वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गए। इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, आगे किसी को डिटेल भी इसकी बता देंगे। कर्ली एरो की दूसरी किस्म क्या है, सिंगल हेडेड। ये डबल हेडेड था, ये सिंगल हेडेड। इसको फिश हुक भी कहते हैं। जो फिश हुक, मछलियां पकड़ने के लिए एक डोरी होती है खास नायलॉन की, और आगे से कुंडी होती है, उसको हम कुंडी कहते हैं। बड़े साइज की मिलती हैं, ठीक है, बहुत साइज की, मेरे को कितनी पड़ी हैं मछलियां, पकड़ी भी हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो वो ऐसे करके डाल देते हैं, तो ये करके उसकी शक्ल होती है, यही शक्ल है फिश हुक, ठीक है। तो ये फिश हुक जो है ये सिंगल हेडेड होता है। देखिए इसका दूसरा हेड, एक हेड है, दूसरा हेड इसका मौजूद नहीं है, इसका भी दूसरा हेड मौजूद नहीं, ये वाला मिसिंग है, इसके ये वाला मिसिंग है। इज इट क्लियर? तो ये अमूमन पेयर की सूरत में होते हैं। ये क्या शो करते हैं कि ये जो टेल है, जहां पे टेल है वहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके हेड पे चला जाएगा, ठीक है। ये अमूमन पेयर में होते हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये शो करता है मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये शो करता है मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन शो करता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन पेयर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रोमीन ले लेते हैं, ये फिश हुक हैरो है, ये यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, बॉन्ड एन दरमियान में से बराबर बराबर टूटा, होमोलिटिक फ्यूजन। इधर टूटा था तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और उधर कोई ना, हेट्रोलिटिक, बराबर सी नहीं, हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ तरीके से टूटा था। यहाँ होमोलिटिक फ्यूजन हुई तो ये दरमियान से टूटा, एक उसके पास चला गया, तो ये बन गए फ्री रेडिकल सनलाइट की मौजूदगी में। इज इट क्लियर? तो दीज आर द 5 एरोस। सिक्स्थ एरो इज डैश्ड एरो या थ्योरेटिकल एरो। ये देखा ना टूटा हुआ है, डैशे डैशे लगी हुई है, डैश्ड एरो। ये एक्चुअली होती है प्रोपोजिशनल, यानी एक हाइपोथेटिकल मतलब रिएक्शन है। यानी आप चाहते हैं CH3CH की ये A सेंटर जो है इसको आप यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ ट्राइयाँ करते हैं, ठीक है। पहले थ्योरेटिकली करते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली करते हैं। अगर रिएक्शन ये वेरीफाई हो जाए एक्सपेरिमेंटली तो फिर ये जो है सक्सेसफुल हो जाए तो फिर ये चेंज हो जाता है इसमें नॉर्मल एरो के अंदर, रिएक्शन एरो के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये जो ब्रोकन एरो है ये समझ लें कि ये हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल एरो है, ठीक है। दिस इज येट टू बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। सेवेंथ एरो इज क्रॉस्ड एरो या ब्रोकन एरो। ये फेल्ड केमिकल रिएक्शन को शो करता है। ये केमिकल रिएक्शन है, इस पे क्रॉस लगा हुआ है कि ये नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, या ये ऐसे करके 2 लाइनें ऐसे लगा दी हैं कि ना 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 भाईजान अगे कोई नहीं गया रिएक्शन, ये थोड़ा ख्याल ही सी। विल्सन एक अमेरिकन केमिस्ट था, तो कैल्शियम कार्बोनेट के तो पहाड़ होते हैं, बहुत बिग अमाउंट। पहाड़ों में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, मार्बल, लाइमस्टोन वगैरह वगैरह, उसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कैल्शियम की इतनी सी गोली जो है इतनी महंगी बिकती, गुड फॉर बोन्स, ठीक है, और बड़ी कैल्शियम की मतलब अक्सर लोगों को कमी होती। तो उसने सोचा विल्सन ने कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डालता हूँ। उसके ख्याल ज़हन में क्या आया, उसके दिमाग ने कैसा काम किया विल्सन का। उसने कहा मैं कार्बन डालता हूँ। कार्बन आपको पता है ऑक्सीजन के लिए बड़ी अफिनिटी यानी लव रखती है। उसके जहन में यह था कि ये कार्बन सारी की सारी जो है ये कार्बन जो है ये कार्बन और ये कार्बन मिल के ये CO2 बन के निकल जाएंगी, पीछे मेरे को कैल्शियम रह जाएगा, वो फिर मैं बाजार अपने विल्सन एंड कंपनी के नाम से बेचूंगा और $1,000,000 कमाऊंगा। तो वो ये रिएक्शन करता रहा, कोई बड़ी ट्राई की, कोई शय ना बनी। एक दिन वो रिएक्शन मिक्सर जो थी थक हार के उसने उठा के पानी में फेंक दिया, पहाड़ से। पानी में उसने देखा थोड़ी बार, उसने कहा बबल निकल रहे हैं, वो ये बबल क्या नहीं कर रहे हैं, और उसमें से गार्लिक लाइक स्मेल आ रही थी, और पता लगा कि ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एसिटाइलिन, इथाइन भी उसको कहते हैं। एसिटाइलिन गैस जो है विल्सन ने 1899 में
1899 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। यानी ये रिएक्शन उससे क्या हुआ था, नहीं फेल्ड हुआ था। हुआ क्या था वैसे मैं बता देता हूं कि जब वो ये काम कर रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड ने ये कार्बन पकड़ी, कैल्शियम कार्बाइड बना दिया। कैल्शियम कार्बाइड पानी से मिला तो एसीटाइलिन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, एसीटाइलिन में ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फेल्ड केमिकल रिएक्शन को शो करता है। 8th नंबर पे है हमारा एरो, रेजोनेंस एरो, सिंगल डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो, कई नाम है, यानी एक ही एरो है, उसके इधर भी स्पाइक है, इधर भी स्पाइक है, इधर भी बार्ब है, उधर भी बार्ब है, इधर भी स्पीयर है, उधर भी स्पीयर है। तो रेजोनेंस क्या चीज होती है? रेजोनेंस का लफ्जी मतलब यह है, जो यहां पे सूट करता है वो इको है, गूंज। गूंज क्या करती है? आपने आवाज लगाई, आगे पहाड़ किसे टकराई, पहाड़ों में अक्सर ये होता है आ, उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गई आई, इधर वापस, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, गूंज ऐसे मूव करती है। अब देखेंगे रेजोनेंस में क्या ये होता भी है कि नहीं। रेजोनेंस का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशनें बदलकर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है। ज़ाहिर है एटम अपनी जगह से नहीं हिलते, एटम अपनी जगह रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते, डबल बॉन्ड है, सिंगल हो गया, कोई न्यूट्रल एटम है उस पर नेगेटिव हो गया, कोई न्यूट्रल है वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो स्ट्रक्चर बदलते हैं। ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको कई स्ट्रक्चर्स होते हैं और असल स्ट्रक्चर उनका हाइब्रिड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे ये है एनिसोल। अब एनिसोल में क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन, ये करली एरो है डबल हेडेड, ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ज़ाहिर है इन्होंने आना ही है, क्योंकि कार्बन इतने बॉन्ड तो नहीं बना सकती ना, 4 ही बना सकती। ठीक है, तो ये 2 हो जाएं, 2 ये हो जाएं और ये 5वां हो जाए, 5 तो नहीं बना सकती। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है, ये अब नेगेटिव हो गया। अगले लम्हे क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर आ गया, यानी इधर डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन मूव होकर इस पैरा पोजीशन पे चला गया, यानी यहाँ नेगेटिव आ गया। उससे अगले स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया, यानी यहाँ देखें डबल बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड वाला है ये निकल के इस पॉइंट यानी आर्थो पोजीशन पे चला गया, ये आर्थो पोजीशन है। ठीक है जी, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इस जगह पे आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर चला गया और ओ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये स्ट्रक्चर आ गया। इधर गए और वापस गए, क्या हुई? गूंज। क्या हुई? इको। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ मूवमेंट की वजह से जो पोजीशनें बनती, इसको जब हम शो करते हैं तो ये शो करते हैं कि ये रिएक्शन ठीक है, इधर जा रहा है, ये स्ट्रक्चर इधर बन रहा है, लेकिन ये वापस ये भी अब बनना ही बनना है, वापस आना है। कहाँ से? आगे से होके चक्कर लगा के फिर इधर आना है, यानी ये रोटेट कर रहा है, दोनों मूवमेंट्स शो कर रहे हैं। ये बन गया, इसके दरमियान फिर ये आ गया, रेजोनेंस का एरो आ गया, फिर ये रेजोनेंस का एरो आ गया, और रोमन न्यूमेरिकल से इसको हम शो करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ये इधर गया, इधर गया, इधर से इधर गया, इधर। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या जा रही है? क्लॉकवाइज शो करना है। ये एग्जाम्पल चूँकि मुश्किल है, अगर आसान एग्जाम्पल होती तो समझाना आसान था। आसान एग्जाम्पल में हम ऐसे समझा सकते हैं, टेक दी अनदर एग्जाम्पल। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, एसीटेट आयन इसको कहते हैं। इसके साथ H था, वो निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका और हाइड्रोजन का जो H का इलेक्ट्रॉन था वो यहीं रह गया, ये नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा? रेजोनेंस का ख्याल कहाँ से आया? अब ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, जब मेजर किया चार्ज तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजनों पे नेगेटिव चार्ज बराबर था। इट इज नॉट अमेजिंग मच। इस ऑक्सीजन में और इस कार्बन के अंदर, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के अंदर, इस ऑक्सीजन को मैं रेड कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा फर्क लग जाए। ये इसका ब्लैक ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। इस कार्बन और रेड ऑक्सीजन के में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, इसकी निस्बत ज्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ मेजर की गई तो पता लगा दोनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज एक जैसा है, किसी एक पे पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं था। उन्होंने कहा फिर इसका मतलब स्ट्रक्चर नहीं आएगा,
फिर क्या करें? फिर उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा हुआ पता क्या, गवेड़े शुड़े लगाई ना, जैसे आप मैंने शुरू में बताया ना, डैश्ड एरो में प्रेपोजिशन हाइपोथेसिस पहले आते हैं। उन्होंने कहा होया पता कि ए ऑक्सीजन कली इन्हें इलेक्ट्रॉन चुके से बेचारी थक गई, इन्हें सुट देते, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इधर आ गए। अब ज़ाहिर है कार्बन इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा ना, इधर बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन 2, 4 और 5 बार तो नहीं बना सकती। तो कार्बन क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को कहेंगे भाईजान तुम जाओ ना ज़रा, तुम ज़रा रेस्ट करो, उस ऑक्सीजन को ज़रा चले जाओ, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये CH3, ये C और अब सिंगल बॉन्ड रह गया, और O पे इलेक्ट्रॉन ये ऊपर चले गए इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। और ये रेड वाली ऑक्सीजन ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, इधर बॉन्ड बन गए 2, एक पहले था जिसको मैंने ब्लैक से शो किया हुआ, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड इधर बन गए। अब ये नेगेटिव हो गई और ये न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल हो गई। अगले लम्हे क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, फिर ये स्ट्रक्चर बन गया। अगले लम्हे क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये उधर चले गए, फिर ये स्ट्रक्चर बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर अब बताओ दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मूव होते जा रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, सेम। दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम। तो ये बैकग्राउंड में रेजोनेंस के पीछे। तो ये एग्जांपल, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ बटनों के साथ हल करना, क्योंकि टॉपिक नहीं है, एरो नोटेशन पे ज़्यादा फोकस है। नहीं तो ये जब इंशाल्लाह ताला आप कराऊंगा, ठीक है, यू विल सी इट्स वेरी सिंपल, मलाई, रस मलाई, वेरी सिंपल। यहाँ से बात समझ कुछ आई कि नहीं। रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलने से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का बनना। अब असल स्ट्रक्चर ना ये है ना ये है, असल स्ट्रक्चर इनके दरमियान है, उसको आप लिख नहीं सकते लेकिन दिमाग में सोच सकते हैं। इज इट क्लियर? अब अगला आ गया रेट्रोसिंथेटिक एरो। ना बड़ा औखा जी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम। ब्लॉक एरो भी इसको कहते हैं। ये ब्लॉक एरो, ब्लॉक की तरह लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक पड़ा हुआ, ठीक है जी। रेट्रो का प्रीफिक्स है, हमेशा शुरू में लगता है। रेट्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है, वैसे तो होता है ओल्ड फैशन आदमी जो पुराने फैशन करता हो। कई आपको बाबे नज़र आ जाएंगे, ठीक है, कई बाबियाँ नज़र आ जाएंगी जो पुराने फैशन, उन्होंने हटना ही नहीं उससे, ठीक है, जो मर्जी नया फैशन आ जाए, ठीक है। हम भी देख लो ना, बाल मैंने को ऐसे ऊपर किए हुए हैं, वो पुराने ही रखे हैं, ठीक है, वो स्टाइल है, अपनी मर्जी की टी शर्ट हैं जो पता नहीं बाजार में क्या चल रही है, जो आया पाल है, ठीक है। तो ओल्ड फैशन जो बंदे होते हैं उनको कहते हैं रेट्रो। लेकिन यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा रेट्रो का मतलब गोइंग बैकवर्ड, क्योंकि बाबा ने पुराने फैशन की तरफ गया था, पुराना फैशन अडॉप्ट किया था, पुराना कल्चर अडॉप्ट किया था। ही वेंट बैकवर्ड, गो बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाना, चले पीछे की तरफ जाना, ये इसका की सेंटेंस। सिंथेसिस का मतलब बनाना, ठीक है, कोई चीज बनानी है लेकिन पीछे जाना है। देखते हैं कैसे। बस फॉर एग्जाम्पल हम ये कंपाउंड टॉलुइन बनाना चाहते हैं, हाँ, वी वांट टू मेक टॉलुइन। हम ख्यालों में इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। ये CH3 है कि यार इस CH3 थे मैं CH2Cl ले लवां, ठीक है, तो इथों बॉन्ड टूटेगा, अच्छा, तो इथों CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड है, तो ये मैं कहाँ से लूँ, मैं बेंजाइल अल्कोहल बड़ी वाफर मिलती है उससे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ख्यालों में उसने बनाया कि ये बॉन्ड टूटा है, ये टूटा है, इसकी OH की जगह Cl लग गया है, ये फिर Cl निकल गया है, ठीक है, और ये Cl बाहर चला गया और ये CH3 बन गया, ठीक है जी। तो मेरे पास टॉलुइन मिल गई। यानी टॉलुइन आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। टारगेट मॉलिक्यूल से आप पीछे जाते हैं, अपने ख्याली स्ट्रक्चर बनाते हैं कि फलां फंक्शनल ग्रुप में बना लूँगा, उससे वो इस फंक्शनल ग्रुप से बना लूँगा। यानी आप क्या जा रहे हैं, यू आर गोइंग बैकवर्ड, रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से कहीं करते करते एक दिन वो बन भी जाती है। जब बन जाती है तो फिर वो सिंथेसिस सारी बेसिकली इसी तरह ख्याल, टारगेट मॉलिक्यूल रख के उसकी डीकंस्ट्रक्शन करके तो नए नए रॉ मटेरियल्स, नए नए यानी रिएक्टेंट्स लेके आप बनाते हैं। इसको ये इस एरो से शो करते हैं, ब्लॉक एरो से, और इसको कहते हैं रेट्रोसिंथेटिक एरो। और मेरे ख्याल रेट्रो का लफ्ज़ आप समझ आ गया कि हमने टारगेट मॉलिक्यूल से गोइंग बैक जाना है स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ।
10th नंबर है रीअरेंजमेंट एरो या लूप एरो। ये इसके बिल्कुल सेंटर, एरो के सेंटर के अंदर एक लूप बना होता है। ये लूप जैसे तार नहीं गोल करके रखी, उसको लूप है, ठीक है, इससे शो कर। ये मैंने इसलिए शो कर दिया है कि ये पहले इसको इसमें अलफ मदा सा ये डाला होता था, एरो लिख के अलफ मदा, इसका मतलब है रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन पूरा लिख दिया है, क्योंकि बुक सेकंड में एसीटाइलिन में ये पूरा रिएक्शन है। एसीटाइलिन भी इसको कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं। इसमें पानी डालें HgSO4 और 10% H2SO4 की जगह तो CH2CHOH बन जाता है, विनाइल अल्कोहल। हमारी बात यहाँ से शुरू होती है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि ये आपके कोर्स की चीज़ है। अब यहाँ से ये H मूव करता है और इस CH2 के पास चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है CH3। इज इट क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल बन के, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हाट इज रीअरेंजमेंट? किसी एटम की पोजीशन बदलने से जो नया स्ट्रक्चर आ गया, तो इसके एक स्टेप को हम शो करेंगे कि यहाँ रीअरेंजमेंट हुई, तो ये रीअरेंजमेंट एरो या लूप एरो बीच में इसको शो करेंगे। इज इट क्लियर? अल्फ मादा हम क्यों करते होते थे इस्तेमाल ये वाला, कि ये इथों उठे है, ये आज इधर से गया तो इधर आ गया, देखो ना यही मूवमेंट आ रही है ना, ये इधर से गया इधर आ गया, तो मूवमेंट यानी इधर से उठा कोई एटम तो वो उस दूसरे के पास चला गया विद इन मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना किस चीज़ से, यहाँ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यानी रेजोनेंस में एटम अपनी जगह से नहीं हिले, एटम अपनी जगह पे कायम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बदली है। इसमें भी स्ट्रक्चर दो बने हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर दो बन रहे हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर दो, इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है एटम की मूवमेंट से। इलेक्ट्रॉन तो खैर मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इधर मतलब डबल बॉन्ड था अब डबल नहीं रहा, इधर सिंगल था तो डबल हो गया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एटम्स एक से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो दिस वाज आवर 10th रीअरेंजमेंट। Eleventh arrow is known as रिफ्लक्स एरो। अब ये लफ्ज़ आगे रिफ्लक्स एरो शो किया जाता है। ये दो एरोज हैं, एक ऊपर डबल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। एरो की मूवमेंट से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, ठीक है जी। रिफ्लक्स का लफ्ज़ी मतलब जब तक समझ ना आए तो रिफ्लक्स हमें समझनी मुश्किल हो जाएगी। रिफ्लक्स का मतलब होता है फ्लो बैकवर्ड, उल्टा बहना। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स बड़ी आम टर्म बीमारी होती है कि जो स्टमक के कंटेंट्स हैं ख़ास तौर पे एसिड, वो ईसोफोगस में ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो फिर जलन सी होती है, ठीक है। यानी कोई ऐसे कोई चीज़ जा रही है तो उस सिमत में नहीं जा रही बल्कि उल्टा आ रही है, ठीक है। यानी स्टमक से चीज़ें आगे जाने जा रही है, आगे से वापस आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इथाइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम से आपने मिलाया मेटल से ईथर के अंदर और रिफ्लक्स किया। ये फ्लास्क है, छोटी सी है, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड डाला है, ठीक है, और यहाँ से इसमें मैग्नीशियम रिबन वगैरह डालते हैं, ठीक है जी। तो ये खुद ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से ईथर बड़ा वोलेटाइल होता है, तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है। ऊपर कंडेंसर है, कंडेंसर का मतलब होता है वेपर्स को लिक्विड में चेंज कर देना, तो वहाँ पे ठंडा होकर वापस आ जाता है, ठीक है। एवेपोरेशन हुई, फिर कंडेंसेशन हो गई, एवेपोरेशन हुई, कंडेंसेशन हो गई, लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, वेपर से लिक्विड में चेंज। ये जो काम है ऊपर नीचे, इसको हमने ये शो, दिस इज नोन एज रिफ्लक्स। व्हाट इज रिफ्लक्स? एवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। तीन लफ्जों की डेफिनेशन है। एवेपोरेशन लिक्विड से वेपर में जाना, ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है, वो वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करता है, लिक्विड फिर फ्लास्क में आ जाते हैं, फिर फ्लास्क नीचे से गर्म होती है हीट के जरिए या किसी और तरीके से, तो फिर ये एवेपोरेट होता है, फिर लिक्विड से वेपर से लिक्विड, ठीक है। एवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज नोन एज रिफ्लक्स। तो ये निशान लगा दिया जाता है कि इसमें रिफ्लक्स है। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन में हमने पढ़ना है। एनी हो, तो उल्टा बहाव की अब मतलब समझे, गो फ्लोइंग बैकवर्ड, यानी लिक्विड वेपर में गए। ये लिक्विड सारे क्या करते हैं, पानी के नॉर्मल रूटीन क्या है, लिक्विड से वेपोरेशन वेपर में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, वेपर पे जा रहे हैं, उल्टा भाव, वापस नीचे उल्टा भाव शुरू हो गया, वेपर से दोबारा लिक्विड के अंदर। इज इट क्लियर?
12th नंबर पे है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एरो। हम एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल वगैरह जो भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब शो करते हैं तो उसको भी हम एरो से शो करते हैं, हाफ हेडेड से भी, फुल हेडेड से भी। ठीक, फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की तरफ है हाफ हेडेड, एक हाफ हेडेड नीचे की तरफ, या फुल हेडेड ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को भी ये शो करता है। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये शो कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, जो नीचे की तरफ आ रहा है ये बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एरो की मदद से ही हम इलेक्ट्रॉन्स की को भी शो करते हैं। इज इट क्लियर? थर्टीन नंबर पे है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एरो या डेटिव बॉन्ड एरो। ये भी आम नॉर्मल एरो की तरह होता है। ठीक है, टेल इसकी होती है डोनर एटम पे और हेड होता है एक्सेप्टर एटम। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब एक एटम और दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख लें। एक बंदा अपना खाना लेके आया, दूसरा दोस्त वो भी खाना बीच में लेके आया, सामने रख लिया, आप अपना खाना भी खा रहे हैं, उसकी प्लेट से भी खा रहे हैं, वो दूसरा दोस्त अपनी प्लेट से भी खा रहा है, आपके खाना प्लेट से भी खा रहा है, तो यानी शेयरिंग हो रही है। तो इस तरह एक एटम ने इलेक्ट्रॉन रखा है, उन्हें भी बीच में, वो भी शेयर कर रहा है, वो भी। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या है? आपका दोस्त आया है लेकिन दोनों प्लेटें लेके आप आए, शेयरिंग करेंगे, लेकिन एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, उस वो भी आपको दोनों प्लेटों को शेयर करेगा, आप भी शेयर करेगा, तो ये शेयरिंग हो रही है, लेकिन लाए आप है। जो लेकर आया है वो डोनर है, जिसने लिया है वो एक्सेप्टर है। तो ये एरो मूव करता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये H2O का है, इसमें ये 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये H प्रोटॉन आ गए। प्रोटॉन हम बेइज्जती करने के लिए कहते हैं, प्रोटॉन एक्चुअली हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हम इसका नाम ही लेने का गवारा नहीं करते, इसको हाइड्रोजन कहते नहीं, ओ प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन, बिस्ती करी दी। ठीक है, तो ये प्रोटॉन एक्चुअली दिस इज हाइड्रोजन एटम, बस किसी ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। ठीक है, तो आपने इसको प्रोटॉन ही बना दिया, नाम ही बदल के दिया आपने। अब इसको, अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो उसका निकला हुआ है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन फुल फ्लैज चाहिए, तब शेयरिंग करेगा। तो ऑक्सीजन ने हमदर्दी की, उसने कहा देखो हाइड्रोजन आया कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन ने कहा मैं की करा? उन्हें कहा तू ये 2 रखे ने जोड़े, एक मैं दे दे। उन्हें कहा मैं कोई सेल लाई इलेक्ट्रॉना दी? उन्हें कहा नहीं गल सुन, ओ एक हाइड्रोजन भी कच्च पाए, दूजा भी कच्च पाए, मैं भी हाँ हाइड्रोजन ही, और मेरा इलेक्ट्रॉन को खो के ले गया, मैं भूखा नंगा ता होया। और तरस खाया उसने। उन्होंने कहा चल आ जा चल, तो ये इसको बिठा लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन है। पर ऑक्सीजन का एक तो अपने पास ही है, एक उसके इलाके में चला गया, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? एरो किसके ऊपर है? ऑक्सीजन पे, डोनर एटम के ऊपर। और हेड किसके, टेल किसके ऊपर है? डोनर एटम के ऊपर। और हेड किसके ऊपर है? एक्सेप्टर एटम के ऊपर। इसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो ये इनके पीछे स्टोरी है। ऑक्सीजन ने तरस खाया है किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। अब हम इसको फिर कह रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी जेब में पैसे आ गए तो हमने भी इज्जत शुरू कर दी, इलेक्ट्रॉन आ गए, इज्जत शुरू कर दी। एनीहो, अपवर्ड एरो, ऐसा एरो जो अपवर्ड जा रहा था। ठीक है जी, गैस एवोल्यूशन, गैस के निकलने, गैस जब निकलती है ऊपर ही जाती। ठीक है, ये मेहरबानी है गैस की, क्योंकि सारी गैसें को इतनी अच्छी नहीं होती, कई दफ़ा तो गैस से फिर बंदा फिर, ठीक है वो कहते हैं ना मूली खाए ना पहले तो पेट खराब होता है, उसके बाद माहौल ख़राब होता है, उसमें भी सारा चक्कर गैस एवोल्यूशन का। एनीहो, मैंने कहा लेक्चर लंबा हो रहा है, को थोड़ा सा आपको फ्रेश अप करने के लिए। तो ये अपवर्ड एरो क्या शो करता है? गैस एवोल्यूशन। ठीक है जी, और सारी गैसें जो है ना, वो सारी गैसेज, ऑल परफ्यूम और गैसेज बड़ी बड़ी अच्छी होती है, स्वीट स्मेलिंग गैस। इथीन बड़ी स्वीट स्मेलिंग गैस। ठीक है, और भी बड़ी गैसें अच्छी स्मेल वाली। ये एथेनॉल है, डार्जन रिएक्शन। ठीक है, ये डार्जन को टार्जन का कज़न नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए टार्जन डार्जन। ठीक है, तो इसलिए मैं जब भी डार्जन रिएक्शन पढ़ूँ तो मुझे टार्जन याद आ जाता है। एथेनॉल है, SOCl2 थायनाइल क्लोराइड है, पिरिडीन सॉल्वेंट है, CH3CH2Cl बन गया, और इसमें से निकली SO2 गैस। ये अपवर्ड एरो शो कर रहा है, SO गैस निकल के बाहर चली। HCl गैस अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि HCl निकल के बाहर चली गई।
इज इट क्लियर? अच्छा, और ये वो रिएक्शन है जो विल्सन कर रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट को उसने जब हीट किया था तो उसको हीट करने के नतीजे में क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और साथ CO2 गैस निकल के ऊपर चलेगी। इज इट क्लियर? तो गैस एवोल्यूशन को किससे शो करते हैं? अपवर्ड एरो के साथ। नो, द 15th एरो इज नोन एज डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड पढ़ा है तो फिर डाउनवर्ड भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। डाउनवर्ड एरो या प्रेसिपिटेट एरो, ये डाउनवर्ड है, नीचे जा रहा है, ठीक है। इसमें हमने मिसाल ले ली है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन बड़ा मशहूर रिएक्शन है, चूँकि एथाइल ब्रोमाइड भी आप बना लेते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड आप बना लेते हैं बड़ी आसानी से। तो अल्काइल आयोडाइड बनाते हुए बड़ा मुश्किल आती है, ठीक है। वो जब पढ़ेंगे अल्काइल हाइड्राइड को तो समझ आएगी। तो इसने फिर फिंकलस्टाइन ने ये मसला हल कर दिया। कैसे हल किया कि CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड और Na सोडियम आयोडाइड NaI एसीटोन के अंदर, एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल है, ठीक है। अब ये क्या हुआ ये आयोडाइड इधर चला गया, Cl इधर आ गया, तो ये NaCl बन गया, ये NaCl और ये जो I है इधर चला गया तो CH3CH2 आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड बन गया। अब NaCl जो है ये एसीटोन के अंदर इनसॉल्युबल है, तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। व्हाट आर प्रेसिपिटेट? जब कोई दो चीज़ें मिले तो कोई इनसॉल्युबल चीज़ बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। यानी आपने दूध रखा हुआ है, उसको गर्म किया, उसमें जो मलाई सी जो बन गई है ना, ठीक है, वो सॉलिड सी, ठीक है, ऊपर तैर रही होती है, वो क्या है? प्रेसिपिटेट। डेली लाइफ से ये एग्जाम्पल है मेरा। Ag प्लस एक्वस हालत में है, Cl नेगेटिव एक्वस हालत में मिलेंगे तो AgCl सॉलिड बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये नीचे डाउनवर्ड यानी इसके प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। हाँ जी, नंबर 16 पे है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एरो, स्टीरियोकेमिकल एरोज। एक जो है वो R से बताते हैं जो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को S के साथ। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है ये क्लॉकवाइज हो रही है, क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन ऑफ एरो इज क्लॉकवाइज, configuration is labeled R. If rotation of arrow is anti-clockwise, if rotation of arrow is anti-clockwise, configuration is labeled S. R जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड है, और नो ग्रीक वर्ड है रेक्टस, राइट हैंडेड। देखो ना, ये क्या है? राइट हैंडेड, ऐसे ये राइट की तरफ मुड़ रहा है, ऐसे राइट हैंडेड, ऐसे देखो, ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे राइट हैंडेड। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको सिनिस्टर वैसे मनहूस के मानों में आता है, ओमन वगैरह के ना, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट वाला हाथ, जैसे हम कहते हैं कि राइट हैंड हमारा जो है मतलब पाक साफ है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से हम कुछ इधर कोई काम हो तो इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लेफ्ट मतलब राइट अच्छे मानों में यूज़ होता है, राइट, ठीक है, और लेफ्ट। तो अब यहाँ से देखो, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड वाली एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या जा रही मूवमेंट? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट हैंडेड है, तो सिनिस्टर का लफ्ज़ी मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड, और रेक्टस का मतलब होता है राइट हैंडेड, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर भी ये यूज होते हैं। वेवी एरोस यानी ऐसे वेव की, लाइक वेव, ठीक है। ये एनर्जी की एमिशन को शो करते हैं, फोटोन ऑफ लाइट को शो करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये वेवी एरो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हाइड्रोजन है, दूसरे ऑर्बिट में गया हुआ। ज़ाहिर है दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा देर तो नहीं रहेगा ना, नैनो सेकंड ही रह सकता है, और उसके बाद वापस ओरिजिनल अपने ऑर्बिट में आ गया। तो ये एनर्जी ये लूज़ करेगा, ये जो एनर्जी लूज़ करेगा ये रेडिएशंस की सूरत में बाहर निकल जाएगी, एच नू से बाहर। तो यानी ये एनर्जी बीच में से निकल गई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये रेडिएशंस को, एनर्जी के एमिशंस को, फोटॉन वगैरह को शो करने के लिए ये वेवी एरो यूज़ होता है। ये अब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन आ गई, ये क्या थी? एक्साइटेड,
ठीक है। एक्साइटेड में आपको पता फिर दूसरे शेल तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें वो आते हैं और फिर ऊपर भी जाते हैं, लोअर शेल फर्स्ट शेल में भी वापस आते हैं, या और भी बड़ी चीज़ें। अच्छा, अब आगे जी 18 पे डाइपोल मोमेंट एरो। डाइपोल को हम मुंह से शो करते हैं, डाइपोल मुंह से, ये मुंह ग्रीक अल्फ़ाबेट। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से 2 के दरमियान हो, फॉर एग्जांपल ये HCl है, इसकी हाइड्रोजन की 2.1 है और इसकी 3 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, कितना डिफरेंस हो गया, 0.9 का। 0.5 से ज़्यादा हो गया, तो अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसको इस एरो से शो करते हैं। इसके पीछे इनबिल्ट पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उस पर ये पॉजिटिव वाला हिस्सा रखना है, और जिस पे नेगेटिव है उस पर ये इसका हेड रखना है। इज इट क्लियर? दूसरी, तो इसका डाइपोल मोमेंट है 1.03 डिबाई। अब दूसरी हमारे पास एग्जांपल है पानी की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डिफरेंस ज़ाहिर है 0.5 से ज़्यादा है, 2.1, 3.1 और 1.4 का डिफरेंस, ठीक है जी। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी पार्शियल आ जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो अब जो डाइपोल मोमेंट है हम शो करेंगे इस पॉजिटिव किसके ऊपर होगा, हाइड्रोजन पे, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और हेड जो है वो किस पे होगा, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये पानी की जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.85 डिबाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये CO2 है, दिस इज CO2। अब कार्बन की 2.5, ऑक्सीजन की 3.5, 1 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ऑक्सीजन ज़ाहिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव होगा, इस ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन में, कार्बन पे पॉजिटिव होगा। तो ये एरो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है, हेड जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, और पॉजिटिव रह रहा है कार्बन के ऊपर, चूंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एरो जो है इसका पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे रह रहा है और उसी का इसी तरह, और हेड जा रहा है दूसरी ऑक्सीजन। तो ये ओवरऑल दोनों एक, चूंकि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल भी है, मैग्नीट्यूड भी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, 0 है। इज इट क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट को शो करने के लिए भी हम एरो की मदद लेते हैं, लेकिन ये खास एरो है जिसके एंड पे पॉजिटिव बना होता है, ठीक है जी। Then there is a multiple step arrows, multiple steps arrows, कई है, 3 एरोज ये शो करते हैं। ये शो करते हैं कि जो एक रिएक्शन है वो एक स्टेप में नहीं, कई स्टेप्स में हुआ है। मसलन फॉर एग्जांपल हमने ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो एथाइलिन डाइअमाइन के साथ रेड किया करके ये कंपाउंड लंबा चौड़ा जो बन गया। अच्छा, अब ये अंदाज़ा करो ये दो चीज़ों से इतना लंबा चौड़ा कंपाउंड, ऊपर मैंने वो लाइन नोटेशन इसलिए यूज़ की है जगह बचाने के लिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाना था। तो इधर से इधर पहुंचने में क्या ख्याल है, एक स्टेप में नहीं, वो कहता है 1 नहीं 2 नहीं 3, ये मल्टी स्टेप्स में। 3 से बड़ा 3 ही स्टेप नहीं है, मल्टी स्टेप्स, यानी 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी ये चीज़ इसमें तब्दील हो गई, लेकिन हुई क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, इन मल्टीपल स्टेप्स, कई स्टेप्स में हुई भाईजान, एकदम नहीं कम हुआ है इस तरह, ठीक है जी। इधर आप रख दें कौ, इधर आप रख दें कौ, इधर रख दें कबाब। अब कौ पहले कटेगी, गोश्त बनेगा, कसाई के पास जाए, इस टाइप, कसाई से फिर आप खरीद लें दूसरे स्टेप, फिर वो कटेगा, फिर मां उसको कीमा शीमा बनाएगी, उसको साफ़ करेगी, वो कितने स्टेप में, इधर कबाब आ गए। तो आप उसमें बना सकते हैं कौ से कबाब, क्या है, मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व। इज इट क्लियर? आपको बात समझ आई? आपको बात समझ आती ही डेली लाइफ एग्जाम्पल से, क्योंकि वो आपके करीब होती है, देखी होती है। इक्वलेंस हेडलेस एरोस, कुछ ऐसे भी तीर हैं जिनके विचारों को सारी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 लाइन हैं स्टॉक टॉप, ऐसे जैसे स्टॉक किया होता है एक दूसरे के ऊपर, ये शो करती हैं इक्वलेंस ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉन डिफरेंटली, यानी 2 स्ट्रक्चर डिफरेंट लग रहे हैं आपको, ड्रॉ आपने डिफरेंटली किए हुए हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, वो एक है। मसलन ये बहुत दफ़ा ये लोग घबरा जाते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एक उसको यूं भी करके लिखते हैं, ठीक है जी, और ये भी क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, सेम चीज़ है। ये देखो CH3, ये CH3, ये C और O, ये C और O, ये O, ये O, ये C और O, ये C और O, ये CH3 और ये सेम यानी चीज़ है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो इनको ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब मसावी।
तो इसलिए इसको हम ये 3 स्टॉक लाइन से शो करते हैं हेडलेस। क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज़ इधर नहीं जा रही, इधर से कोई इधर नहीं जा रही, इसलिए हेड तो शो करता है कि ये इधर मूवमेंट को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है और मूवमेंट को गो को शो करता है। एनीहो, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड 20 arrows which are used in chemistry, especially in organic chemistry. Hope you have enjoyed it. Any question? There are still many more, but these 20s are enough. Thank you for paying attention.